हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम किप थॉर्ने की एक किताब कि जिसमें उन्होंने बिग बैंग का जिक्र किया है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें किप थॉर्ने कहते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारी एक ऐसा यूनिवर्स, तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि यूनिवर्स भी इसी एक्सप्लोजन का नतीजा है। एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था कि जिसके नतीजे में हर तरफ जो है वो स्टार्स वगैरह हर तरफ मैटर फैल गया था और इस एक्सप्लोजन को बाद में बिग बैंग का नाम दिया गया। किप थॉर्ने यही कहते हैं कि हम ये तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि बिग बैंग किस वजह से हुआ, क्या इसके पीछे ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि अल्ट्रा हॉट गैसेस हर तरफ फैल गई, ऑल डायरेक्शंस के अंदर वो फैल गई अल्ट्रा हॉट गैसेस। और जिसने हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ जिससे बनी, मैटर हर जगह फैल गया कि जिससे हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ बनी। और ये सारा काम 1 सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में हुआ और इतने ही वक्त में ये जो सारा मैटर है, ये जो सारी अल्ट्रा हॉट गैस थी, ये सारी जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम जितनी हो गई थी। शुरू में तो बहुत तेज़ी से ये यूनिवर्स हमारी फैल रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके फैलाव से यूनिवर्स हमारा ठंडा होता गया। क्योंकि चूंकि यूनिवर्स जो है वो एक नुक्ते से फैली थी और वो जो एक नुक्ता था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, डेंस हॉट उसे हम कह सकते हैं। एक्सट्रीमली 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 और एक्सट्रीमली हॉट वो एक डॉट था। एक्सट्रीमली हॉट वो एक डॉट था और उससे हमारी दुनिया फैली है। उसके फैलाव की एक्सपेंशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे सितारे जो हैं वो ठंडे होते चले गए हैं। दोस्तों, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतने कम वक्त में हमारी यूनिवर्स इतनी फैल गई थी और जिसके अंदर हर तरफ मैटर था और गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स थे। कुछ जगह पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी तो कुछ जगह पे बहुत कम थी। जो हमारी गैस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही थी। ग्रेविटी हर चीज़ को अपने अंदर खींच रही थी, जो कि नई नई गैलेक्सीज को पैदा भी कर रही थी। जब हमारी यूनिवर्स कुछ मिलियन ईयर्स ही उसकी एज थी तो सबसे पहली गैलेक्सी पैदा हुई। तकरीबन एक गैलेक्सी के अंदर तकरीबन हमारी जो विजिबल यूनिवर्स है, अगर हम अपनी विजिबल यूनिवर्स को देखें तो उसके अंदर ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। और दोस्तों, तकरीबन एक गैलेक्सी के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जिसमें हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि मीडियम है, ना छोटी है ना बड़ी है। हमारे से लाखों गुना बड़ी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर चक्कर काट रही हैं। हमसे दूर कई ऐसी गैलेक्सीज हैं कि जिनके अंदर ट्रिलियन ऑफ स्टार्स हैं। अभी इधर मिलियन की बात करूं, बिलियन भी हैं, ट्रिलियन भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं। और ऐसी गैलेक्सीज में, और इन गैलेक्सीज की खुद अपनी तादाद भी ट्रिलियन के हिसाब से है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है और ये हमारी विजिबल यूनिवर्स है। जो हमारी नियर की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसके अंदर एक जाइजेंटिक ब्लैक होल है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्योंकि ये चूँकि गैलेक्सी जो है वो घूमती है, इसलिए उसके बीच में कोई ना कोई चीज़ होती है कि जिसके गिर्द तमाम सितारे 200 मिलियन स्टार्स घूमते हैं। तो उसके बीच में होता है ब्लैक होल जो सबको बैलेंस करके रखता है, क्योंकि हर चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमारी अर्थ की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही से सबकी शेप बनती है। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी स्टार की ना होती तो हर स्टार की तकरीबन क्यूबिक शेप होनी थी। अगर बिलफर्ज किसी चीज़ कोई ऐसी थिंग है जिसकी क्यूबिक शेप है और उसके बीच में हम बहुत तेज़ ग्रेविटी रख दें तो वो ग्रेविटी उन चारों कोनों को अपनी तरफ खींचेगी और वो चारों कोने बॉल शेप में आ जाएंगे। इसीलिए ये सिम इसलिए इनकी शेप गोल होती है। जब ग्रेविटी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत से पुल करती है तो वो सर्कल शेप में आ जाती है। हमने देखा होगा कॉमेट्स वगैरह को, मेटेरॉइड्स, स्टीरॉइड्स वगैरह को देखा होगा। कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं कि जिनकी जो इतने ज़्यादा सर्कल नहीं होते, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती।
शेप्ड जो होते हैं एस्ट्रॉइड्स वगैरह और प्लैनेट्स वगैरह कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं हमारी यूनिवर्स में, चूँकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारे सूरज से तकरीबन 1000 गुना बड़ा है। रोशनी को इधर से गुजरने में तकरीबन 11 घंटे लगते हैं हमारी सोलर सिस्टम से ट्रैवल करने में। और जो हमारे सन के सबसे करीब स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी के, जो कि हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि 25,000 टाइम्स इतना ही डिस्टेंस है कि एक बार हम सोलर सिस्टम को चक्कर लगाने की बजाय 25,000 दफ़ा सोलर सिस्टम के चक्कर लगाएं, इतना ही हमसे वो दूर है। वो स्टार बहुत दूर है हमसे, लेकिन वो ही सबसे करीब स्टार है जो हमें दूर लग रहा है। इससे भी बाकी स्टार तो और भी दूर दूर है। दोस्तों, इसमें यही कहा जा रहा है जो कि थोड़े लिखते हैं कि जो सन और अर्थ हैं वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। इसको यूनिवर्स की तीसरी एज भी कहा जाता है। 6.5 बिलियन ईयर्स के बाद जो सूरज था उसके उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल था। उसकी कोर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल था हमारे सूरज के अंदर, और वो जल रहा था, और वो फ्यूल बहुत ज़्यादा गर्म था। साइंसदानों का यही मानना है कि जब अर्थ का फ्यूल ख़त्म होगा तो वो एक बड़े से वाइट डार्क में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये हर स्टार की हिस्ट्री रही है। जब भी किसी स्टार का फ्यूल कम होता है तो वो एक वाइट डार्क में चेंज हो जाता है, और उसके बाद वाइट डार्क के बाद उस पर जो स्टेज आती है वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर ब्लैक होल बन जाता है। हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा मैस होता है, अबाउट 1 to 3 टाइम्स ऑफ द सन, और उनका सरकमफेरेंस 75 to 100 किलोमीटर्स होता है, और उनकी डेंसिटी ऐसे ही होती है जैसे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम का जो न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो 100 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा डेंस होता है रॉक और अर्थ से। दर हकीकत न्यूट्रॉन स्टार्स आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट प्योर न्यूक्लियर मैटर, और वो प्योर न्यूक्लियर मैटर से बने होते हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर जो जाइंट ब्लैक होल्स होते हैं वो मिलियन या 20 बिलियन टाइम्स सन से ज़्यादा हैवियर होते हैं, और किसी स्टार के जो है वो मर जाने से ही ब्लैक होल बनते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ब्लैक होल का वज़न होता है वो मिलियन और 20 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है सन से, यानी मिलियन में भी हो सकता है, बिलियन में भी हो सकता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जो कि उसको मजबूर करती है कि वो स्टार डोनट शेप का हो जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जिस तरह अर्थ है, जिस स्टार की ज़्यादा ग्रेविटी होती है वहाँ पे टाइम स्लो चलता है, और जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है वहाँ पे टाइम तेज़ी से चलता है। द ग्रेटर द स्लोइंग ऑफ टाइम द स्ट्रोंगर ग्रेविटी इज पुल ऑन अर्थ, वेयर टाइम इज स्लोड बाय ओनली अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स पर डे, ग्रेविटी इज पुल इट्स मोडेस्ट। यही कह रहे हैं कि अर्थ पे चूँकि ग्रेविटी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ वहाँ टाइम स्लो चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही दोबारा टॉपिक लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।